डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है डार्विनिज्म। इससे पहले वाले जो टॉपिक था हमारा वो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के अंतर्गत लैमार्किज्म था। आज इसी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे डार्विनिज्म की, जिसे हम डार्विनवाद के नाम से भी जानते हैं। डार्विनवाद को पढ़ने से पहले इसके कुछ हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे। जैव विकास परिकल्पना के संदर्भ में दूसरा जो सिद्धांत जो है डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वाला जो सिद्धांत था जो कि लैमार्क के द्वारा दिया गया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म जो है 1809 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु 1882 में हुई थी। इनका जन्म इंग्लैंड के श्रेसबरी नामक स्थान पर हुआ था। डार्विन ने अपनी एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डार्विन के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। इस पुस्तक के अलावा भी डार्विन ने कई और भी बुक लिखी थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट उनकी जो बुक थी वो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थी, कि कैसे जातियों का जो है उत्पत्ति हुई है। डार्विन का सिद्धांत उनकी प्रसिद्ध समुद्री यात्रा के दौरान किए गए रोचक अवलोकनों पर आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं कि डार्विन ने HMS बीगल एक शिप के द्वारा यात्रा की थी गैलापागोस आइसलैंड की, और उनकी जो यात्रा शुरू में 2 साल के लिए असाइंड हुई थी, लेकिन यह यात्रा जो है 1831 से लेकर 1836 ईस्वी तक चली और लगभग डार्विन ने HMS बीगल से 5 सालों तक कई देशों का, कई द्वीपों का जो है भ्रमण किया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डार्विन ने किस शिप के द्वारा जो है गैलापागोस आइलैंड की यात्रा की थी, तो उस शिप का नाम है HMS बीगल, और HMS की जो फुल फॉर्म है उसको हम हर मैजेस्टी शिप के नाम से जानते हैं। डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न जो उन्होंने एरियाज को कवर किया, विभिन्न कंट्रीज को, और बहुत सारे उन्होंने आइलैंड को जो है भ्रमण किया था। तो वहाँ से वो मिलने वाले फ्लोरा और फोना को जो है एकत्रित करते थे, और फ्लोरा और फोना को एकत्रित करने के बाद उन्होंने जब वो अपने देश लौट के आए तो उनको स्टडी किया। अपने जो साइंटिस्ट, जो उनके जो फ्रेंड थे, उनको दिखाया और उनको जो है उन्होंने काफ़ी स्टडी किया और अपनी एक प्रसिद्ध थ्योरी दी, नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, ये डार्विन की यात्रा का पूरा एक रूट है कि ये देखिए पूरा एक रूट है, बहुत लंबा ये रूट था। उन्होंने कई देशों की और कई द्वीपों की इसमें यात्रा की, और देखिए फाइनली वो गैलापागोस आइलैंड जो है इसमें सबसे मुख्य उनका एक क्षेत्र था, जहाँ पर उन्होंने जो विशेष प्रकार की जो बर्ड्स थी जिनको डार्विन फिंचेस के नाम से जाना जाता था, उसको स्टडी किया। यह एरिया जो गैलापागोस आइलैंड है, ये लगभग साउथ अमेरिका से 960 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन में था। गैलापागोस आइलैंड जो है वो एक स्पेनिश बर्ड से बना हुआ है। यह एक स्पेनिश बर्ड है जिसका मीनिंग होता है जाइंट टॉर्टोइज। इस गैलापागोस आइलैंड में बहुत बड़े बड़े जो है टॉर्टोइज पाए जाते हैं, और उन पर आप बैठकर आराम से जो है सवारी भी कर सकते हैं। डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड को लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन कहा था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने जो है गैलापागोस आइलैंड को लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन कहा था। तो डार्विन ने इसको लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन कहा था। डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड में बहुत सारी जो है बर्ड्स की स्पीसीज देखी थी, जो कि किसी समय साउथ अमेरिका से उड़कर यहाँ पर आई, और विभिन्न प्रकार की उनकी फीडिंग हैबिट्स के कारण उनकी जो है नई नई स्पीसीज बनने लगी। इसके बारे में मैं पूरा एक डिटेल वीडियो मेरा बना हुआ है, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, पार्ट 3 में आप उसको जो है देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो उस लिंक पर आप क्लिक करके आप जो है
थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या एडेप्टिव रेडिएशन की थ्योरी जो डार्विन ने दी थी, उसको आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अब डार्विन की जो थ्योरी थी उसके अनुसार जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता होती है। इसका मतलब है जीवों में अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिससे उनका जो वंश आगे बढ़ता रहे। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो हजारों बीज उत्पन्न करते हैं, जो कीट होते हैं वो भी असंख्य अंडे देते हैं, जो स्टार फिश है वो भी बहुत ज़्यादा अंडे देती है, लिवर फ्लू वगैरह बहुत सारे अंडे देते हैं, जिससे उनका जो है वंश आगे बढ़ता रहे। जिंदा रहने के लिए फिर जीवों में संघर्ष होता है। डार्विन ने बताया कि जीवों में अपने अस्तित्व के लिए जैसे शेल्टर है या भोजन है आदि के लिए या मीटिंग के लिए उनमें संघर्ष होता है। और संघर्ष ये दो प्रकार का होता है। एक ही जाति के मध्य जीवों के मध्य होने वाला संघर्ष जो है वो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहलाता है, और अलग अलग जाति के जीवों के बीच होने वाला संघर्ष जो है वो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहलाता है। संघर्ष होने के बाद जो है जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, सतत विभिन्नताएं या कंटिन्यूअस वेरिएशन जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। और ऐसी जो विभिन्नताएं होती हैं वो जीवों को उनके अनुकूलन में मदद करती हैं, और यह जो विभिन्नताएं वो नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती हैं। केवल ऐसी विभिन्नताएं जो कि कंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं, जो कि एक तरीके से लाभदायक वेरिएशंस होते हैं, वो जीवों के द्वारा उनकी अगली पीढ़ियों में चले जाते हैं, या जीवों को जो है वातावरण में रहने के लिए अनुकूलन में मदद करते हैं, और वो नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। इसके बाद योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सर्वाइवल, इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं। जीवन के लिए संघर्ष में वही जीव बचते हैं जो सबसे अधिक योग्य होते हैं, या उनके अंदर जो है कुछ अच्छी क्वालिटीज होती हैं। और ऐसे जीव जिनके अंदर क्वालिटीज नहीं है या जो अयोग्य हैं, जो कि वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं हो पाते हैं, ऐसी विभिन्नता वाले जीव जो है नष्ट हो जाते हैं। और केवल वही जीव जो है प्रजनन करने के लिए योग्य होते हैं जिनके अंदर जो है अच्छी वेरिएशंस होती हैं, या वो जो वातावरण के लिए अधिक अनुकूलित होते हैं, या जिस प्रकार के वातावरण में वो रह रहे हैं वहाँ के लिए वो ज़्यादा अडेप्ट हो गए हैं। प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन की हम बात करें तो प्रकृति जो है योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नताओं वाले जीवों को चुन लेती है। जो नेचर होती है वो ऐसे प्राणियों को जो है प्रमोट करती है जिसके अंदर जो कि प्रगति के लिए एक तरीके से फिट है या योग्य है वहाँ के वातावरण के लिए। और बाकी जो जीव अयोग्य हैं और जिनके अंदर जो प्रतिकूल विभिन्नताएं हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। नई जाति की उत्पत्ति, वातावरण के जो प्रति अनुकूलित योग्य जीव संघर्ष के दौरान बचते हैं। जैसा मैंने बताया था कि जीवों के बीच संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में वही जीव जो है अपने को बचा पाते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज होती हैं, या जो वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, या उनके अंदर वेरिएशंस होते हैं। और ऐसे जीव जो वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं हो पाते हैं वो धीरे धीरे जो है नष्ट हो जाते हैं। तो केवल वातावरण में या उस स्थान पर ऐसे ही जीव बचते हैं जो कि वातावरण के लिए पूरी तरीके से अनुकूलित हों, और उन्हीं जीवों में फिर जो है प्रजनन होता है और उनकी संतानें उत्पन्न होती हैं। तो जो संतानें उत्पन्न होती हैं तो वो भी वातावरण के प्रति अनुकूलित होती हैं, और धीरे धीरे ये जो लक्षण है वो धीरे धीरे सारी उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उनमें आता जाता है, और एक नई जाति का विकास हो जाता है। तो डार्विन ने यही बताया था कि कैसे जो है नई जाति जो उत्पन्न होती हैं नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। डार्विन ने अपनी बात जो है डार्विनवाद के नाम से इसको हम जानते हैं, लेकिन डार्विन की कुछ आलोचनाएं भी हुई जिसको हम डार्विनवाद की आलोचना के नाम से जानते हैं। डार्विन ने अवशेषी अंगों के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया। डार्विन ने जो हमारे शरीर में अगर हम बात करें तो बहुत सारे अवशेषी अंग होते हैं, इस अवशेषी अंगों के बारे में डार्विन ने कुछ भी नहीं बताया था। डार्विन ने यह भी नहीं समझा पाए थे कि विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं, कि वेरिएशंस कैसे जो है आती हैं जीवों के अंदर, इसके बारे में डार्विन ने कुछ भी नहीं बताया था।
डार्विन ने ये भी नहीं बताया था कि केवल कुछ जीवों में ही लाभदायक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और बाकी जीवों में लाभदायक विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न नहीं होती हैं। डार्विन इसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाए थे। डार्विन ने सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन के बीच में अंतर नहीं बताया था। केवल डार्विन ने ये बताया कि कैसे जो है वेरिएशन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, जबकि सोमेटिक वेरिएशन तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। तो उन्होंने इन दोनों प्रकार के वेरिएशन के बीच में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। डार्विन ने बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उन्होंने इसकी तो व्याख्या कर दी कि जो जीव सबसे ज़्यादा उत्तम है वही जीव जो है संघर्ष के दौरान बचते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि यह जो सर्वश्रेष्ठ जीव है, यह अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा फिट है, वो आया कहाँ से, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। डार्विन कुछ जीवों में पाए जाने वाले ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के बारे में नहीं बता पाए कि कैसे जो है हाथियों के जो ये दांत हैं ये कैसे इतने लंबे हो गए, या जो हिरणों में पाए जाने वाले जो एंटलर्स हैं ये इतने जो है बड़े कैसे हो गए, इसके बारे में भी डार्विन ने अपनी थ्योरी में कोई भी व्याख्या नहीं की है। तो ये डार्विन बात के बारे में कुछ पॉइंट से निश्चित ही आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।